हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 35। इससे पहले हमने पढ़ा एफॉर्ज़म नंबर 34, जिसमें हैनीमैन सर ने डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए क्या ज़रूरी बताया कि डिज़ीज़ तभी क्योर होगी जब जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल डिज़ीज़ कॉज कराए उस सिक पर्सन में, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ की, और क्या होनी चाहिए उसके साथ कंडीशन कि वो सिमिलर डिज़ीज़ प्रोड्यूस कराए। ठीक है, डिज़ीज़ का सिमिलर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सिमिलर होना भी ज़रूरी है। इसी के आगे 35 एफॉर्ज़म में उसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं और हैनीमैन सर इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट दिस वी शैल कंसीडर इन 3 डिफरेंट केसेस एज वेल what happened in nature when two dissimilar natural disease meet together in one person। इसमें ये कहते हैं कि हम आगे 3 कंडीशन देखेंगे, 3 डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि क्या होता है जब नेचर में 2 डिसिमिलर डिजीज़ मिलती हैं। ठीक है, डिसिमिलर डिजीज़ मिलती हैं जब नेचर में, वो भी उसकी 3 कंडीशन हम देखेंगे। As also the result of ordinary medical treatment of disease with unsuitable allopathic drugs। और उसके साथ साथ ही हम क्या देखेंगे कि ऑर्डिनरी जो मेडिकल प्रैक्टिस होती है एलोपैथी में, तो वो कैसे अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं जो कि सूट नहीं करती हैं, विच आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड कंडीशन सिमिलर टू द डिजीज़ टू बी क्योर्ड, जो कि अनसुटेबल होती हैं और वो उनमें ये पावर भी नहीं होती कि वो उस सिक पर्सन में जो है आर्टिफिशियल डिज़ीज़ सिमिलर टाइप की कॉज कराएं। वो डिसिमिलर डिज़ीज़ ही कॉज कराती हैं, सिमिलर नहीं कॉज कराती हैं जिस डिज़ीज़ को हमको ठीक करना है उसके। whereby it will appear that even nature himself is unable to remove a dissimilar disease already present by one that is unhomeopathic। कह रहे हैं कि इवन देन नेचर में भी अगर कोई डिज़ीज़ किसी सिक पर्सन को है और उसके अपोजिट यानी कि डिसिमिलर डिजीज़ अगर कोई स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर की आ रही है, तो वो भी जो है उसको क्योर नहीं करती है जो पहले से डिजीज़ है। इसमें हमने इससे पहले एग्जांपल्स देखे थे कि कुछ डिजीज़ हैं जो कि क्योर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अगर डिसिमिलर डिजीज़ है तो वो नेचर में भी क्योर नहीं होती हैं, जो अनहोम्योपैथिकली हैं। इवन दो इट इज़ भी स्ट्रॉन्गर, अगर वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ की हो तो भी वो उसको ठीक नहीं कर पाती हैं। एंड जस्ट एज लिटिल इज़ द अनहोम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन of the strongest medicine even capable of curing any disease whatever। कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी अगर मेडिसिन दे रहे हैं और वो अनहोम्योपैथिकली है, अनहोम्योपैथिक इट मीन्स कि वो डिसिमिलर डिजीज़ है, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ की भी मेडिसिन दे रहे हैं तो भी वो कभी भी उसको क्योर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है 36 एफॉर्ज़म हम पढ़ते हैं। इसमें पहली कंडीशन दी है, 3 कंडीशन बताई हैं जब डिसिमिलर डिजीज़ आकर के मिलती है, जब पहले से अगर कोई नेचुरल डिजीज़ प्रेजेंट है तो उससे डिसिमिलर डिजीज़ की 3 कंडीशन बताई 35 में। फर्स्ट कंडीशन हम 36 में पढ़ते हैं कि इफ़ द 2 डिसिमिलर डिजीज़ मीट टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ और स्टिल मोर if the older one be the stronger, the natural disease will be repelled by the old one from the body and not allowed to be affect it। कह रहे हैं कि अगर 2 डिसिमिलर डिजीज़ मिलती हैं तो जो पहले से जो भी सिक पर्सन है उसमें जो कोई डिजीज़ मौजूद है और जो दूसरी डिजीज़ आ रही है वो अगर क्या हो, डिसिमिलर हो और इक्वल स्ट्रेंथ की हो, या फिर जो ओल्डर वन जो कि सिक पर्सन जो सिक है उसकी डिजीज़ क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, और जो बाहर से आ रही हो वो थोड़ी वीक हो, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, रिपेल कर देगी, उसको आने ही नहीं देगी। अगर डिसिमिलर डिजीज़ है और अगर इक्वल स्ट्रेंथ की है तो जो पहले से मौजूद है वो पहले वैसे ही रहेगी, जो नई है वो नहीं आ पाएगी, और अगर जो पहले से मौजूद है वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ की भी है तो वो जो बाहर से जो आ रही है वो उसको आने नहीं देगी। इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई किसी घर में कोई घुसपैठिया आना चाहे तो उसके घर के जैसे कि
सपोज़ इंडिया ही है, कोई देश ही है, तो उसके जो लोग बहुत अगर मज़बूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो बाहर से कोई भी उसमें घुस नहीं सकता है, ठीक है? और अगर इक्वल स्ट्रेंथ के भी हैं, तो बराबर लड़ाई करेंगे, उसको आने नहीं देंगे, ठीक है? इससे ले सकते हैं। तो इसके बाद जो है इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कि अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर क्रॉनिक डिजीज विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अ मॉडरेट ऑटमनल डिसेंट्री और अदर एपिडेमिक डिजीज़। कह रहे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट हमने अपने ओपीडी वगैरह में देखा भी होगा कि बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ जिन्हें हुई है काफ़ी सालों से, क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं, तो उनको जो नॉर्मल ऑटमनल डिसेंट्री डायरिया या नॉर्मल सर्दी जुकाम वो कभी भी नहीं आने पाता है, क्योंकि वो कम स्ट्रेंथ की डिजीज़ेज़ हैं। और जब पहले से कोई स्ट्रॉन्गर डिजीज़ की कोई भी डिजीज़ मौजूद है, तो वो उसको अंदर घुसने नहीं देती है, डिसिमिलर डिजीज़, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे प्लेग ऑफ लिवेंटाइन अकॉर्डिंग टू लैरी डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज़ प्रिवेलेंट। अगर स्कर्वी पहले से है तो बाहर से प्लेग नहीं आने पाता है उस पेशेंट के अंदर। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा आर नॉट इन्फेक्टेड बाय इट। और अगर पेशेंट है वो एक्जिमा का पेशेंट है तो उसमें भी क्या होगा, प्लेग नहीं आने पाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल देते हैं कि रैकेटिस जेनरली प्रिवेंट वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट, कि इन्होंने बताया कि जेनर जिन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की थी उन्होंने भी जेनर एलिक्स देखा कि जो रिकेट्स के पेशेंट्स हैं उनमें जो वैक्सीनेशन दी जाती है तो वो एबॉर्टिव हो जाती है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाती है, क्योंकि जो पहले से जो डिजीज़ है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। इसी तरह से दो सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी कंजप्शंस आर नॉट लाइबल टू बी अटैक्ड बाय एपिडेमिक फीवर of or not very violent character according to von Hildenbrand। कह रहे हैं कि जो जिनको पल्मोनरी कंजप्शंस हुआ है, ठीक है, तो उनमें जो है वायलेंट कैरेक्टर का फीवर मतलब माइल्ड कैरेक्टर का फीवर नहीं आने पाता। अगर बहुत वायलेंट कैरेक्टर का फीवर नहीं है तो नॉर्मली जो छोटे मोटे फीवर है वो नहीं आने पाते हैं, ठीक है। ये है, इसमें एक वो भी दिया है, चलिए वो तो एग्जाम्पल का दिया है, फुटनोट नहीं है। 36 हो गया। इसके बाद 37 देखते हैं क्या दे रहे हैं कि सो ऑल्सो अंडर ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ओल्ड क्रॉनिक डिजीज रिमेन अनक्योर्ड एंड अनअल्टर्ड इफ इट इज treated according to the common allopathic method, that is to say with medicines that are incapable of producing in healthy individual a state of health similar to the disease, even though the treatment should last for years and is not of too violent character. This is daily witnessed in practice. It is therefore unnecessary to given any illustrative examples। इसमें ये बता रहे हैं एनिमल सर 37 में कि हम अपने डेली प्रैक्टिस में ये देखते भी हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, कि डेली प्रैक्टिस में जो भी पेशेंट है जो क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं उनको जब मेडिसिन दी जाती हैं तो अगर एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से दी जाती है, यानी कि डिसिमिलर अगर उनकी मेडिसिन में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस क्रॉनिक डिजीज़ उस जैसी क्रॉनिक डिजीज़ किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में डेवलप कर पाए, तो वो उस डिज़ीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं। और वो पेशेंट उनका सालों साल अगर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं किया गया उसके अंदर, तो वो वैसा ही जो है कई सालों तक बना रहता है, वैसा ही उसकी डिज़ीज़ क्योर नहीं होती है। और अगर उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाए तो वो फिर फैटल कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब वो जो है अगर नॉर्मल कंडीशन की जो डिजीज नॉर्मल मेडिसिन अगर दी जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दी जा रही है, तो वो सालों साल चल भी सकता है वो पेशेंट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जा रही है तो उसमें नई नई डिजीज़ आ जाएंगी, उसको बोलते हैं मेडिसिनल डिजीज़ आ जाएंगी, और वो बंदा ज़्यादा दिनों तक फिर चल नहीं पाएगा। इसमें एक फुट नोट भी दिया है कि बट इफ़ ट्रीटेड विद वायलेंट एलोपैथिक रेमेडीज़ अदर डिजीजेज विल बी फॉर्म in its place which are more difficult and dangerous to life, कि अलग जो है और भी बहुत सारी डिजीज़ेस उसमें हो जाएंगी और जो है
वो फिर उसका जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगी, उसकी लाइफ थ्रेटेंड लाइफ में पहुंच जाएगा वो। ऐसे बहुत से हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं कि बहुत दिनों से जिसको रियूमेटिक आर्थराइटिस है या रियूमेटिज्म है, तो ऐसे पेशेंट्स कभी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं होते, या डायबिटिक ले लें या हाइपरटेंशन ले लें, वो स्लाइटली हाइपरटेंशन की मेडिसिन तो नॉर्मली देखिए उसका जो है ब्लड प्रेशर डाउन कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेडिसिन अगर स्ट्रॉन्ग वे में दी जाती हैं तो पेशेंट का क्या होता है, किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर हो जाता है, और बहुत ही हजार्डियस हो जाता है उस पेशेंट के लिए, उसकी लाइफ के लिए, और कभी भी उसको क्योर नहीं करती हैं। ये था हमारा पहला इंस्टांस, पहला केस, जिसमें एनिमल सर ने बताया कि कैसे कोई जो स्ट्रॉन्गर डिजीज़ पहले से मौजूद है, अगर क्रॉनिक कोई भी डिजीज़, हाँ, और उसके कोई डिसिमिलर बाहर से कोई भी डिजीज़ आती है, अगर थोड़ी सी वीक स्ट्रेंथ की है या फिर क्या है इक्वल स्ट्रेंथ की है, ठीक है, तो वो उसको जो पहले से जो स्ट्रॉन्गर क्रॉनिक डिजीज़ अंदर बैठी है वो घुसने नहीं देती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट एफॉर्ज़म आगे के जो केसेस हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।